हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अज्ञे जी को पढ़ा था। उनकी जन्म, उनका रचनाएं, उनके बारे में, उनके तार सप्तक के बारे में सब उनकी डिटेल जो है हमने बायोग्राफी, एक तरह से उनका जीवन परिचय जो है हमने इसमें पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उनकी कविताएं जो हमारे कोर्स में लगी हैं। ये कोर्स में जो कविताएं लगी हैं ये हमें व्याख्या के तौर पे नहीं पढ़नी है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी पोएम जो है वो किसने लिखी है, कब लिखी है और किस कविता संग्रह से वो ली गई है। तो इसलिए हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे कोर्स में जो है वो 5 कविताएँ लगी हैं, जिनसे जो है नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला, उधार, साम्राज्ञी का नैवेद्य दान और कलगी बाजरे की, इन 5 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है वो इनकी हरी घास पर क्षणभर नामक काव्य संग्रह से ली गई है और जो ये इसका जो रचना काल है वो है 1949 ईस्वी। इस कविता के अंतर्गत अज्ञे ने व्यक्ति और समाज को लेकर एक चिंता व्यक्त की है और ये जो चिंतन है ये उनके युग का प्रभाव है, जिसमें उन्होंने जो है उन दोनों के बीच एक संघर्ष की स्थिति को व्यक्त किया है। अज्ञे ने दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। वे समाज के विरोधी नहीं थे, लेकिन व्यक्ति को उसी की सृष्टि मानते थे और समाज की धारा में व्यक्तित्व को विसर्जित करने के पक्ष में भी नहीं थे। मतलब वो समाज का प्रभाव मानते थे, कहते हैं समाज और व्यक्ति होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, लेकिन समाज के अंतर्गत व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व को वो महत्व देते थे। इसी बात को उन्होंने व्यक्त करने के लिए नदी के द्वीप में अपने विचार व्यक्त किए हैं इस कविता के माध्यम से। इसमें इन्होंने एक लाइन कही है, बहना रेत होना है। बहना रेत होने का मतलब ये है कि अगर हम समाज के साथ ही जीते चले जाएं और अपनी कुछ भी उनकी विचारधारा न रखें तो हमारा जो अपना अस्तित्व है वो ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए और उसमें व्यक्ति का कोई अर्थ ही नहीं हो जाएगा। मतलब व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने इस पोयम में व्यक्त किया है। और कविता की जो दूसरी विशेषता है वो है कि इसकी तार्किक और गद्यात्मक होना। जैसे कि मैंने आपको जब इसकी विशेषताएं बताई थी तब बताया था कि इन्होंने गद्यात्मक मुक्त छंद भी लिखे हैं। तो ये जो कविता है इनकी नदी के द्वीप, ये ऐसी ही गद्यात्मक कविता है और उच्च कोटि का इन्होंने काव्य शिल्प इस कविता की इन्होंने विशेषता बना दी है, उच्च कोटि की काव्य शिल्प के माध्यम से। अब देख लेते हैं इस कविता के अंतर्गत है क्या। ये जो कविता है नदी के द्वीप, इस कविता में कवि ने नदी को माता, भूखंड को पिता और स्वयं को नदी का द्वीप यानी कि पुत्र मानकर अभिव्यंजना की है। जिस प्रकार एक नदी अपने चारों तरफ के परिवेश में स्थित द्वीपों को पूर्ण आकार, कोण, गलियां, अंतद्वीप, उभार, रेतीले किनारे, उनकी गोलाइयों आदि को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, द्वीपों को संरक्षित करती है, उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूर्ण ध्यान रखती है। अब इसमें कवि के अनुसार वो जो उन्होंने कविता लिखी है उसमें कहा है कि हम नदी के द्वीप हैं, हमारा जन्म नदी के धारा के कारण ही हुआ है, इसलिए हम नदी की धारा नहीं है। मतलब हमारा जन्म जरूर नदी से हुआ है, लेकिन हम नदी की धारा नहीं है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। यही अस्तित्व की बात ये कर रहे हैं जो मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अज्ञे जी ने व्यक्तित्व को प्रधानता दी है कि समाज में रहते हुए भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मनुष्य द्वीप है और जीवन धारा नदी है। संसार में जीवन धारा के कारण ही मानव का जन्म हुआ है। यदि व्यक्तित्व स्थिर न रहे तो उसका जीवन धारा के साथ लुप्त हो जाएगा, उसका जीवन धारा के साथ लुप्त हो जाएगा। यानी कि उसे जीवन में धारा के बीच में जरूर रहना है, लेकिन धारा के साथ बहना नहीं है। समाज में रहना जरूर है, लेकिन समाज के साथ बह नहीं जाना है। समाज में अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट दिखाना है। कवि कहता है कि हे जीवन धारा रूपी नदी, तुम सदैव बहती रहो, तुम माता हो तब भूखंड पिता है। नदी रूपी माता हमेशा पुत्र को संस्कारवान बनाती रहे। द्वीप चाहता है कि नदी माता विपरीत स्थिति में भी उसके आकार को ढालती रहे। यही बात इन्होंने अज्ञे जी ने नदी के द्वीप में स्पष्ट की है कि समाज के बीच में रहते हुए व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को भूल नहीं जाना चाहिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। दूसरी कविता है इनकी, यह द्वीप अकेला। यह द्वीप अकेला जो है इनकी बावरा अहेरी नामक इनकी जो रचना है उसमें से ली गई है और इसकी जो रचना समय है वो है 1954 ईस्वी।
अपने इस महान काव्य परंपरा का आंशिक तत्व लेकर नए बौद्धिक विकास के साथ अज्ञे जी ने जो कविताएं रची उसे साहित्य की धारा ही बदल दी। वस्तुतः इस बावरा अहेरी जो जिसमें से ये दीप अकेला नामक कविता ली गई है, नई साहित्यिक चेतना की जो असाध्य वीणा इन्होंने बजाई, उसने अपने समय को तो जागृत किया ही, साथ ही उसकी अनुभूति से लगता है कि आगामी जो शताब्दियां भी हैं वो भी उससे अछूती नहीं रह सकेंगी। एक नए साहित्यिक विमर्श के साथ अज्ञे ने पुरातन विचारों के रौंदे हुए इंद्रधनुष को एक नया संदर्श प्रदान किया है। अब इस जो पोयम है इनकी, ये दीप अकेला, इसमें इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को बताया। पहली जो कविता है इनकी नदी के दीप, इसमें तो इन्होंने बताया कि समाज में रहकर भी व्यक्ति को जो है अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए, जबकि दीप अकेला में उन्होंने व्यक्ति और समाज के बीच के संबंध को बताया। इसमें अज्ञे ने बहुत ही ओजस्वी शब्दों में विभिन्न उपमानों और सीधे कथनों के द्वारा व्यक्ति को महत्व प्रतिपादित करते हुए समाज के लिए समर्पित किए जाने की बात कही है। इसमें दीप व्यक्ति के लिए उपमान या प्रतीक है और पंक्ति समाज है। उन्होंने कहा है कि दीप को, जैसे दीप जो है वो पंक्ति में रहता है और पंक्ति में रहकर भी वो मतलब जिस तरीके से व्यक्ति है और वो समाज में रहता है, इसी तरह दीप जो है वो पंक्ति में रहता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है और पंक्ति में भी वो बहुत अच्छा महसूस। इस दीप अकेला नामक कविता में अज्ञे जी ने ये दिखाया है दीप के माध्यम से कि व्यक्ति जो है वो समाज के बीच में रहता है और इसीलिए उसे समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए, लेकिन जब वो समाज के लिए कार्य करता है तो उसे उसका अपना महत्व भी बढ़ जाता है। तीसरी है उनकी जो कविता है वो है उधार। कितनी नावों में कितनी बार से ये कविता ली गई है और इसकी जो रचना है वो 1966 में की गई है। उधार जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्या हो सकता है इस कविता में। इस कविता में अज्ञे जी ने बताया है कि व्यक्ति जो है वो, उसका स्वाभाविक गुण है वो मांगना चाहता, हर किसी से लेना तो चाहता है लेकिन देना किसी को नहीं चाहता। तो यही इन्होंने इस कविता में बताया है कि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो संपूर्ण संसार से कुछ ना कुछ लेता ही रहता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो देना पसंद नहीं करता। इस कविता की जो पृष्ठभूमि है वो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। मतलब ऐसी मनोवैज्ञानिकता है मनुष्य की कि वो सिर्फ और सिर्फ लेना ही चाहता है, और वर्तमान समय में मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो संकुचित हो गई। वह सिर्फ अपने जीवन में लेना चाहता है, वह देना नहीं चाहता। उसका दृष्टिकोण एकांगी हो गया। कवि ने प्रकृति के माध्यम से जीवन की श्रेष्ठता त्याग में ही प्रतिपादित की है। उसने सभी कुछ ना कुछ मांगा ही है, सभी से कुछ ना कुछ लेता ही है। प्रकृति के हर एक हिस्से से उसको कुछ ना कुछ लेना ही होता है और सभी ने उसे शेष दिया भी है। प्रकृति कभी मना ही नहीं करती कि आप ये मत लो वो मत लो, वो हर चीज़ देने के लिए ही है। पर स्वयं जब उसे देने का होता है, जब उससे लिया जाने की बात होती है तो उस बात पे वो मौन रहता है। एक अनिश्चय उसके अंदर है। अज्ञे जी की ऐसी मान्यता है कि जीवन का जो सौंदर्य है वो निस्वार्थ भाव से सभी कुछ लुटा देने में है। जैसे कि प्रकृति अपना सभी कुछ निस्वार्थ भाव से संसार के प्राणियों के लिए के कल्याण के लिए दे देती है। मनुष्य जिस दिन अपने जीवन में देने लगेगा उस दिन में सुखी हो जाएगा। यही बात, यही संदेश अज्ञे जी ने इस कविता के माध्यम से कही। अगली जो इनकी पोयम है, कविता है, वो है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान, जो लिए गए है सुनहले शैवाल से। जो इसको जो समय है, जिस समय इसे इसकी रचना की गई थी वो थी 1965। अब ये जो कविता है ये एक साम्राज्ञी के ऊपर उन्होंने लिखी है जो कि जापान की है और इसका नाम है कोम्यो नाम की जो साम्राज्ञी है वो राजधानी नारा के बुद्ध मंदिर में जाते समय असमंजस में पड़ गई थी कि चढ़ाने को क्या ले जाए, और फिर रीते हाथी गई थी। रीते हाथ मतलब खाली हाथ गई थी। साम्राज्ञी कल्याणकारी भावनाओं से भरी है। तो इसमें उन्होंने एक उस साम्राज्ञी के विचारों को ही यहाँ पे केंद्रित किया है और उसी के आधार पर इस पोयम को, इस कविता को उन्होंने रचना की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो हर एक चीज़ जो भी हम भगवान को या जिसकी भी हम आराधना करते हैं उसके सम्मुख हम जो भी चढ़ाते हैं, साम्राज्ञी जब
ऐसे साम्राज्ञी को ही ले लेते हैं। साम्राज्ञी जो है बुद्ध मंदिर में जाती है, वहाँ पे जाती है तो सोचती है कि अपने आराध्य के लिए मैं क्या लेके जाऊँ, उस पर क्या चढ़ाऊँ। तो जो भी देखती है उसे ऐसा लगता है कि ये तो किसी न किसी का झूठा है। उसे ऐसा लगता है कि हर एक जो है जिसको भी वो लेके जाएगी वो या तो वो उस चीज़ को कष्ट देगी या फिर वो उस लायक नहीं है कि उसे अपने आराध्य पर चढ़ाया जाए। जैसे कि पुष्प आदि को तोड़कर लाना उन्हें कष्ट देना उसे लगता है साम्राज्ञी को कि अगर वो पुष्प तोड़ेगी तो पेड़ और उस पुष्प को कष्ट होगा। तो इसीलिए वो हर एक जो चीज़ ऐसी सोचती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब जो चीज़ है वो कर रही है अपने आराध्य के लिए तो कर रही है, लेकिन इससे किसी और को कष्ट होगा, इसलिए वो खाली हाथ ही जाना पसंद करती है। और महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करती है कि हे बुद्ध, जो भी कली भविष्य में खिले अतः जहाँ कहीं भी खिली हो उसे वहीं पर विकसित होना लाभकारी है, और वो वहीं से उसे उसको उनके चरणों में समर्पित कर रही है। मतलब वो उसे तोड़ कर लाना नहीं अच्छा नहीं समझ रही है, वो कह रही है कि जहाँ भी जो भी फूल उगा है वो वहीं से आपको समर्पित कर रही हूँ ताकि किसी को भी कोई कष्ट ना हो। तो इसी बात को उन्होंने अज्ञे जी ने अपनी इस कविता में बताया है साम्राज्ञी का नैवेद्य दान में। और ये जो संबंधित घटना को आधार बनाकर उन्होंने अज्ञे जी ने कविता कही है, इस में उनका महात्मा बुद्ध का जो अहिंसा और करुणा का जो संदेश है वो इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है। कविता का शिल्प और अभिव्यक्त कौशल काव्य रचना पर उनके असाधारण अधिकार की सूचना देता है। अगली जो पोएम है वो है कलगी बाजरे की, जो कि उनकी जो काव्य संग्रह है हरी घास पर क्षण भर से ली गई है, और इसका जो रचना काल है वो है 1949। अब इस कविता में इन्होंने क्या कहा है, ये जो कविता है ये प्रेम की कविता है, यानी कि इसमें ये अपनी जो प्रेमिका है उसके ऊपर इन्होंने ये कविता लिखी है, लेकिन उसकी विशेषता जो है वो उसके नवीन उपमानों के प्रयोग किए। इस जो कविता में इन्होंने नवीन उपमान दिए हैं अपनी प्रेमिका के लिए। अपनी प्रेमिका के लिए उन्हें हरी बिछली घास और डोलती हुई कलगी छरहरी बाजरे की, इस तरह के जो उपमान है इनका प्रयोग कवि ने किया है। और ये इसलिए करता है कि बहुत ज़्यादा प्रयोग से जो पुराने प्रतीक हैं, पुराने अपमान हैं, उनका वो पुराने हो गए हैं, उनमें अब वो बात नहीं रही जो होनी चाहिए थी। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब तो घिस पिट गया है, इसमें अब वो मज़ेदारी वाली बात नहीं रह गई है। तो इसलिए वो नए नए उपमान बना रहे हैं, नए उन्होंने अपमान अपनी प्रेमिका को दिए हैं। और छायावादी शिल्प से अलग ये कविता प्रयोगवाद की प्रवृत्ति को रेखांकित करती है। तो ये आपकी 5 पोएम थी जो कि आपके कोर्स में लगी हैं, और आपको पता होनी चाहिए कि ये अज्ञे की कविताएं हैं और किस में से इन्होंने ली हैं और कहाँ कब इनका प्रकाशन हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।